स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं हुई है अभी, बट मुझे लगा कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए। सो मैं आज आपके लिए ये वाला टॉपिक लेकर के आई हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था में जो मानसिक स्वास्थ्य है उसकी अवधारणा इस वाली सेशन में आज कवर करेंगे। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अच्छे से क्लियरिटी हो जाए, आपको ये चीज़ें जो हैं ईजिली समझ में आ जाए। कंटेंट भी आपको बाइलिंगुअल आज देखने को मिलेगा। सो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, जहाँ मर्जी वहाँ शेयर कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के साथ ही कंटेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के साथ ही आपका सारा कंटेंट भी मैंने जो है साथ के साथ कवर किया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज मेंटल हेल्थ डू टू टीनेजर्स। मानसिक स्वास्थ्य की अगर बात करूँ किशोरावस्था की, तो वो किशोरावस्था में कैसे मतलब प्रभाव डालता है मेंटल हेल्थ। तो पहले तो हमें मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हम कई बार ना इसको मतलब मिक्स कर देते हैं, मेंटल हेल्थ को और मेंटल इलनेस को। मेंटल जो हेल्थ होती है ना, वो आपका रिलेट करता है किससे, कि आप इमोशनली मैच्योर है, अगर आपके सभी के साथ जो रिलेशनशिप है अगर वो अच्छे से चल रहे हैं, आप सोशली जो है एक अच्छे इंसान है, तो वो आपका मेंटल हेल्थ दिखाता है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य है। जैसे आपका फिजिकल हेल्थ होता है ना, ऐसे आपका मेंटल हेल्थ होता है कि आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, आप अपने डिसीजन ईजिली ले सकते हो, आप एक इमोशनली मैच्योर पर्सन हो, आपके रिश्ते सभी के साथ अच्छी है, तो आप मतलब मेंटल हेल्थ है ये। लेकिन अगर मेंटल जो इलनेस होती है वो क्या होता है, मेंटल इलनेस मतलब मानसिक रूप से आप बीमार है, विकार है आपके अंदर। तो ये क्या है, इसका प्रभाव पड़ता है आपके बिहेवियर पे, आप किस तरह का व्यवहार यहाँ पे दिखा रहे हो, आपके विचार पे, आपका क्या थॉट पैटर्न है, इस पे इसका फर्क पड़ता है, ठीक है। तो दोनों ही जो टर्म है वो अलग अलग होती है, कई बार हम इनको मिक्स कर देते हैं। तो मेंटल हेल्थ क्या करता है टीनेजर्स के साथ। टीनेजर्स मतलब कौन, एडोलेसेंस, किशोरावस्था, ठीक है। तो आप एचपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको टीनेजर्स के साथ, किशोरावस्था के साथ ही डील करना है, ठीक है। और जो केवीएस के स्टूडेंट है उनको भी पीजीटी में ये हेल्पफुल रहेगा। तो कैन इम्पैक्ट देयर फिजिकल हेल्थ, उनके शारीरिक जो स्वास्थ्य है उस पर प्रभाव डालता है, या फिर कैन इम्पैक्ट हाउ दे हैंडल, मतलब कि वो हम लोग जो किसी भी स्ट्रेस को, किसी भी तनाव को कैसे हैंडल करते हैं, अपने रिश्तों को कैसे हैंडल करते हैं फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ, उस पर प्रभाव डालता है। कैन पुट देयर लाइफ एट रिस्क, मतलब एक रिस्क पर, एक रिस्क का मतलब क्या है कि मतलब एक नेगेटिव सी चीज़ है ये, ठीक है या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो मेंटल हेल्थ जो है वो टीनर्स पे, आपका जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। इसको एक एक चीज़ करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको कंटेंट भी है कि मेंटल हेल्थ इन्वॉल्व योर इमोशनल। अब मेंटल हेल्थ का मतलब है कि आप इमोशनली मैच्योर हो, आपका जो साइकोलॉजिकल है और सोशल वेलनेस, मतलब आप हर तरीके से, आप साइकोलॉजिकल भी अच्छे से बिहेव करते हो, आपका सोशल वेलबींग हो आप यहाँ पे, तो वो मेंटल हेल्थ होता है। ड्यूरिंग द टीनेज ईयर्स बहुत सारे लॉट ऑफ चेंजेस होते हैं। मैंने आपको बहुत बार ये बताया है कि जो अडोलेसेंस की जो स्टेज होती है उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स बच्चे के जो है साथ चलते रहते हैं। बच्चे के साथ बहुत सारे फिजिकल चेंज यहाँ पे होते हैं, बच्चे के जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं इधर उधर होता है, बच्चा इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, कॉन्फ्लिक्ट की अवस्था इसको बोला है स्टेनली हॉल ने। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डगमगाई रहती है। वेन समवन हैज़ प्रॉब्लम विद मेंटल हेल्थ, अगर किसी की प्रॉब्लम है, मतलब किसी को है समस्या उसके मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो ये इम्पैक्ट करता है कि वो हैंडल कैसे करेंगे अपने तनाव को, उनके परिवार के साथ। भाई अगर मानसिक स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो उसके रिश्ते भी कैसे अच्छे हो सकते हैं ना, परिवार के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी, और आप अपने डिसीजंस भी कहीं ना कहीं जैसे बनाते हो उस पर भी ये प्रभाव डालता है। सो मेंटल हेल्थ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडोलेसेंस की जो स्टेज है उसमें बहुत ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलती है कि बच्चों को काफ़ी यहाँ पे समस्या दिखाई देती है, बच्चे यहाँ पे काफ़ी जूझते हैं इस समस्या से, मेंटल इलनेस की समस्या से। तो इसलिए ये वाला टॉपिक इस स्टेज पे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हैविंग प्रॉब्लम्स विद मेंटल हेल्थ डज नॉट नेसेसरीली इंडिकेट, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है किसी को तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मेंटल इलनेस ही है, भाई उसको मानसिक विकार ही है। कई बार चीज़ें चेंज होती है, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो वार्निंग साइन, मतलब कि जो चेतावनी बच्चे के अंदर दिखाई दे रही है उसको हम ओवरलुक ना करें, इग्नोर ना करें, बल्कि हम उस पर ध्यान दें ताकि आगे जा कर के वो चीज़ एक बड़ा रूप ना ले ले, ठीक है। और बच्चे के लिए वो एक सफ़र का कारण ना बने, बच्चा उससे मतलब एक सफ़र ना करे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर्स ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट
सपोर्ट नेटवर्क, टीनेज, यहाँ पे एक फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है बच्चे को, इस टाइम पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, एक सपोर्ट नेटवर्क की ज़रूरत होती है। टीन्स कैन लर्न टू नेविगेट एंड ओवरकम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। अगर बच्चे को टाइम से एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, अगर बच्चे को एक अच्छा मार्गदर्शन प्रोवाइड करा जाए, तो बच्चा यहाँ पे नेविगेट करना मतलब दिशा दान करना, ठीक है, खुद को दिशा दिखाना, ऐसे करना सीख सकता है और अपने मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से भी वो ओवरकम पा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट आर द कॉमन हेल्थ इशू इन टीनेजर्स? कौन कौन से हैं जो मतलब कॉमन है, सारी चीज़ें जो सभी में देखने को मिलती है, कौन से ऐसे मानसिक स्वास्थ्य के इश्यूज है जो किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं? डिप्रेशन यानी कि अवसाद देखने को मिलता है, चिंता विकार देखने को मिलता है, बिहेवियरल डिसऑर्डर देखने को मिलता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आप सभी अच्छे से इसको मार्क कर सकते हो कि ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी फील कर सकते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर, सारी चीज़ों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। मेरी आवाज़ को प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना। द मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ इशू अमंग टीन्स इंक्लूड। अब यहाँ पे जो मोस्टली बच्चे के अंदर जो इशू देखने को मिलते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के जो इशू टीनेजर्स के अंदर देखने को मिलते हैं, वो डिप्रेशन होते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये मेनली ये जो चीज़ देखने को मिलती है। WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, जो एंजाइटी डिसऑर्डर है, अब ये सब चार चीज़ें होती क्या है वो एक एक करके अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, सारी चीज़ें इंक्लूड करी गई है। जो एंजाइटी डिसऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा प्रिविलेंस है, मतलब प्रचलित है एडोलेसेंस स्टेज के अंदर। 10 to 19 ईयर्स ओल्ड के जो बच्चे हैं उनके अंदर ज़्यादातर हमें एंजाइटी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। एंजाइटी का मतलब ये है चिंता, एकदम से मतलब एकदम से बच्चा एक ऐसा टेंस फील करने लगता है कि उसको पता नहीं चलता कि वो एक हाई लेवल पर जा चुका है, उसको फिर समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे एक टेंस वाली सिचुएशन होती है ये। ओकेजनल एंजाइटी क्या होती है? ओकेजनल एंजाइटी का मतलब होता है ऐसी चिंता, एंजाइटी मतलब चिंता, तो ऐसी चिंता जो कभी कभी बच्चे को देखने को मिलती है, वो कॉमन होती है व्हेन इट कम्स, जब बच्चा स्ट्रेस लेता है और या फिर किसी के साथ अगर एंजाइटी डिसऑर्डर है तो ये फीलिंग्स आना मतलब एक थोड़ा सा ना कॉमन सा होता है। बट ये यहाँ पे बहुत एक वर्स रूप ले सकता है, एक बहुत बड़ा रूप ले सकता है अगर हम इसको टाइमली चीज़ों को ना देखें। ठीक है, एंजाइटी कैन कॉज एक्सट्रीम फीलिंग्स ऑफ वरी एंड फियर। एंजाइटी का मतलब है कि बच्चे के अंदर एक एक्सट्रीम यानी कि एक बहुत ज़्यादा एक चिंता बच्चे के अंदर देखने को मिलती है, एकदम से बच्चे के अंदर डर देखने को मिलता है। हिंदी में अगर देखें तो ये एक ऐसा मानसिक रोग है जिसमें रोगी को तेज बेचैनी के साथ नकारात्मक विचार आते हैं, चिंता और डर का आभास होता है। आपने इसे मान लीजिए किसी मूवी वगैरह में या ऐसे भी देखा होगा, जिसको एंजाइटी होती है वो एकदम से ना सांस से उसकी फूल जाती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी उसको होने लगती है। ठीक है, और नकारात्मक विचार उसके अंदर भर जाते हैं, बहुत सारी चिंता एकदम से सडन उसके साथ सारी चीज़ें हो जाती है, हाथ पैर उसके कांप जाते हैं, पसीने आना। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल होता है। और अगर इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है और मृत्यु का कारण भी बन सकता है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये एंजाइटी के इशू है जो एडोलेसेंस स्टेज में देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन मतलब अवसाद। अब डिप्रेशन तो आपने सबने बहुत सारा एक कॉमन वर्ड है जो आपने सुना होगा, ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से एंजाइटी का सिम्टम्स होता है, जैसे मूड में बहुत सारा बदलाव आते हैं। डिप्रेशन कैन इम्पैक्ट ए पर्सनस रिलेशनशिप। अब ये जो है किसी भी पर्सन के फिजिकल हेल्थ को प्रभावित कर सकता है, और इवन डिप्रेशन इतना भी हो जाता है कि कई बार सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, मतलब खुद को ख़त्म करने वाले ऐसे विचार यहाँ पे पनप जाते हैं। और आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखेंगे होंगे कि भाई डिप्रेस था बंदा और उसने कमिट किया सुसाइड को। ठीक है, तो डिप्रेशन ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब इस टाइम पे एडोलेसेंस स्टेज पे एक थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट है बाइपोलर डिसऑर्डर, जो एडोलेसेंस स्टेज में देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है ध्रुवी। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा इग्नोर करना। बाइपोलर डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन का ही साथ ही एसोसिएट करता है, जिसके अंदर एक्सट्रीम हाई मूड हो जाता है, मतलब मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉलोड बाय डिप्रेशन लॉस। यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी है, मतलब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, जिससे मन में लगातार कई हफ्तों तक या महीनों तक या तो बहुत उदासी या फिर अत्यधिक
खुश रहना, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा उदासी होती है या फिर अत्यधिक खुश रहता है। बाइपोलर इसलिए कहा गया मतलब एक टाइम पे कभी इधर मन जा रहा है कभी उधर मन जा रहा है, इसलिए इसको बाइपोलर कहा गया है, ठीक है। कभी तो बहुत ज़्यादा दुखी रह जाएंगे, कभी तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा बच्चा, कभी एक्सट्रीम उसको खुशी हो जाएगी। इसकी जो शुरुआत है वो 14 से 19 साल के बीच होती है। इस बीमारी से पुरुष तथा महिलाएं दोनों ही समान रूप से प्रभावित होते हैं और 40 साल के बाद बहुत कम ही ये शुरू होती है, मतलब एडोलेसेंस जो स्टेज है उसी के अंदर ये ज़्यादातर देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका मैं बहुत बारी आपके साथ जिक्र कर चुकी हूँ कि ये एक ऐसी समस्या होती है जो मोस्टली किसमें, एडोलेसेंस में और टीन्स में देखने को मिलती है, जो किशोर होते हैं उनमें देखने को मिलती है। और इसमें जो है ज़्यादातर मतलब एक्टिव जो होते हैं वो ज़्यादा बच्चे वो टिक करके नहीं बैठ सकते, ठीक है। अटेंशन की कमी होती है और हाइपर एक्टिव होता है बच्चा। तो इसका मतलब क्या है कि ध्यान में कमी, मतलब अटेंशन बहुत कम देते हैं, ध्यान में बहुत ज़्यादा कमी होती है और हाइपर एक्टिव होते हैं। अत्यधिक सक्रियता की बीमारी को ADHD कहा जाता है और कि इस समस्या ऐसे परिवारों में अधिक बिगड़ सकती है जहाँ घर में तनाव का वातावरण रहता है, मतलब जहाँ पे डेली खिचपिच घर के अंदर ऐसा टेंस एनवायरनमेंट अगर रहता है तो वहाँ पे बच्चों को ये समस्या देखने को मिलती है। इसीलिए जब बच्चे ऐसे बोलते हैं ना कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो भाई घर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा सूटेबल हमें रखना चाहिए है ताकि बच्चे पर इसका अफेक्ट ना पड़े, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है, अब ये टीन्स के अंदर ही है, ठीक है, सारी चीज़ें। ईटिंग डिसऑर्डर आते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ने हैं कि जो मतलब भोजन संबंधी विकार, भोजन संबंधी विकार से मतलब कि एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें व्यक्ति कभी तो ज़रूरत से ज़्यादा खा लेता है और कभी बहुत ही कम खाता है, इतना कम कि उसका वजन तक कम हो जाता है और बॉडी का जो मास है वो भी घट जाता है, ठीक है। तो आप इजीली इसको रीड कर सकते हो। ये एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें खाने का कुछ पता नहीं रहता, कभी बहुत लो खा लिया और कभी बहुत ज़्यादा खा लिया, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो सबसे पहला रीड करना है वो एनोरेक्सिया होता है। एनोरेक्सिया को क्या समझेंगे कि एनोरेक्सिया एक तरह की खाने की बीमारी है जिसे एनोरेक्सिया नर्वोसा भी बोला जाता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। आपको ऐसे लिखा दिखा मिलेगा। ये एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर होता है। इस बीमारी में शरीर का वजन बढ़ने का अधिक खतरा बना रहता है, मतलब वेट ज़्यादा जो है गेन करने का खतरा बना रहता है। और आप सभी को पता है एडोलेसेंस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो एकदम से खुद को होते हैं ना ऐसा कि भाई मोटा नहीं होना, मोटा, लड़कियां स्पेशली है ना, गर्ल्स स्पेशली होती है कि नहीं भाई मेरे को तो भाई फिगर मेंटेन रखना है। तो इस बीमारी में शरीर का वजन बढ़ने का अधिक खतरा बना रहता है। व्यक्ति को वजन के प्रति गलत अवधारणाएं होती है, मिसकंसेप्शन यहाँ पे होते हैं। जैसे इस टाइम पे गर्ल्स क्या फील करने लगती है, गर्ल्स क्या सभी मतलब बॉयज़ भी ऐसे समझने लगते हैं कि अगर पानी भी पी रहे हैं ना तो भी वो मोटे हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ जो है मिसकंसेप्शंस होती है, मिस अवधारणाएं होती हैं जो बच्चों के अंदर होती है। इससे क्या करते हैं बच्चे कि खाना खाना बहुत ही कम कर देते हैं ताकि वो पतले हो जाए, बल्कि इसका उल्टा असर पड़ता है कि अगर हम प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे तो हम कहीं ना कहीं अपना जो शरीर है उसको, उसकी जो हेल्थ है उसको बिगाड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मिसकंसेप्शन होती है कि अगर खाना कम खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे। एनोरेक्सिया से पीड़ित लोग अपने वजन और आकार को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रयास करते रहते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं, खाना कम खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एनोरेक्सिया का डिसऑर्डर है जो कि ईटिंग डिसऑर्डर है। इसके अंदर जो वजन का बढ़ना है उसको लेकर के जो टीन्स है वो काफ़ी क्या रहते हैं, टेंस रहते हैं अपने ओवरवेट को लेकर के। आई होप आपको समझ में आया होगा। बुलीमिया भी आपको, बुलीमिया नर्वोसा इसको बोल सकते हो आप, बुलीमिया नर्वोसा, ये भी आपका एक लाइफ थ्रेटनिंग जो ईटिंग डिसऑर्डर है उसी के अंदर आता है। इट इन्वॉल्व्स अ पैटर्न ऑफ बिंज ईटिंग फॉलोड बाय मेथड टू अवॉइड गेनिंग वेट। यहाँ पर भी अपने वेट को कम करने के लिए तरह तरह के मेथड यहाँ पे अपनाते हैं। जैसे अगर आपने ज़्यादा खा लिया है तो मतलब ज़बरदस्ती या उल्टी करके उसको बाहर निकाल देना, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है, ये बुलीमिया नर्वोसा के अंदर आता है। एक प्रकार की खाने की बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति अनियंत्रित खाना खाने का शिकार हो जाता है कि पहले तो वो कंट्रोल में नहीं रहता है, आउट ऑफ कंट्रोल खा लेगा और बाद में खूब सारा खाने के बाद वो इससे छुटकारा पाएगा कि कोशिश करेगा, मतलब खुद ही क्या करेगा, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करने की कोशिश करने लगता है और इसके निकालने के लिए किसी दवा का सहारा भी ले सकता है। इस बीमारी को मानसिक स्वास्थ्य से जोड़कर भी देखा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा कि बुलीमिया नर्वोसा है और एनोरेक्सिया है, ये दोनों ही आपके ईटिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर बच्चे जो है ईटिंग, खाने को लेकर के थोड़ा सा टेंस रहते हैं कि अपने आप को मेंटेन करना है। स्पेशली गर्ल्स के साथ ये ज़्यादा समस्या आती है क्योंकि गर्ल्स को रहता है ना कि भाई पतला रहना है, मोटा नहीं रहना है, तो वो कुछ भी मतलब खाना कहीं ना कहीं क्या कर देती है, बंद कर देती है। तो वो कहीं ना कहीं जो मेंटल हेल्थ है उसकी ख़राब कर रहा होता है बच्चों की।
सो अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, ईटिंग डिसऑर्डर्स वर मोर कॉमन ट्वाइस एज प्रेवलेंट इन फीमेल्स, है ना। जो फीमेल होती है वो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है, वो खाना खाना कम कर देती है। कई बार फास्टिंग भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि भाई व्रत करना है, क्यों करना है, क्योंकि मुझे पतला होना है। तो ये सारी चीज़ें जो है फीमेल में काफ़ी देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू नो इफ़ योर स्टूडेंट टीनेजर हैज़ ए मेंटल इलनेस। एज ए टीचर आप कैसे यहाँ पे पता करेंगे कि आपके जो बच्चे हैं, जो किशोर बच्चे हैं, उनको मेंटल इलनेस है, यानी कि मानसिक रूप से विकार है, बीमारी है, आप ये कैसे पता करेंगे। सो बाई टॉकिंग विद दैम अबाउट इशूज़ और फीलिंग दे आर डीलिंग विद, बिल्कुल आप उनके साथ जो है फ्रेंकली आप उनके इशू जो है उनको डील कर सकते हो, वो किस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके साथ फ्रेंकली आप टॉक करके उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके हम इजीली पता कर सकते हैं। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, सैडनेस और आइसोलेशन, ऐसे बच्चे जो है अपने आप में होपलेस हो जाते हैं, उनको ऐसे लगता है जैसे उनका पास अब कोई उम्मीद नहीं है। होपलेस मतलब उम्मीद का ना होना, ठीक है। बहुत ज़्यादा दुखी ये बच्चे रहते हैं, उनको बस सब कुछ उजरा उजरा सा लगता है कि सब कुछ खत्म सा हो गया है, और आइसोलेशन में खुद को कर लेते हैं, अलगाव में डाल लेते हैं, बिल्कुल किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसको देख लेंगे। द टर्म मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस आर समटाइम्स इंटरचेंज, यही मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस है वो दोनों सेम नहीं होता है, बल्कि जो मेंटल हेल्थ होता है वो किसी के भी स्टेट ऑफ मेंटल इमोशनल वेलबींग होती है ना। यानी कि आप इमोशनली मैच्योर हो, आप अपने डिसीजन स्वयं ले सकते हो, अच्छे से ले सकते हो, आपके रिश्ते सभी के साथ अच्छे हैं, तो आपका मेंटल हेल्थ होता है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, ठीक है। और मेंटल इलनेस का मतलब है, मतलब आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, कहीं ना कहीं विकार है, जो एक ऐसी कंडीशंस को ले आता है जो कि आपके बिहेवियर, आपके व्यवहार और आपके विचार को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। दो एनीवन कैन हैव मोमेंट ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, नॉट एवरीवन, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है भाई जिसका पुअर मेंटल हेल्थ है तो उसको मेंटल इलनेस ही हो, ठीक है। चीज़ें डिपेंड करती है, कैसा बिहेवियर बच्चा यहाँ पे शो कर रहा है, तो उससे डिपेंड करता है कि बच्चे का पुअर मेंटल हेल्थ है या फिर बच्चे को मानसिक रूप से विकार है, ठीक है। तो इसके अंदर एज ए टीचर आपको डिफ्रेंशिएट ज़रूर पता हो ताकि आप चीज़ों को अच्छे से डील कर पाए। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टॉक टू योर टीन अबाउट वट इश्यूज और फीलिंग्स दे आर डीलिंग विद, बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आजकल आपको बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि माँ बाप बच्चे से बात नहीं करते हैं, सारा दिन फ़ोन में, और बच्चे ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है टॉक करना अपने टीन के साथ एज ए टीचर भी और एज ए पेरेंट्स भी, कि वो किस तरह के इश्यूज़ के साथ गुजर रहे हैं, किस तरह की फीलिंग्स के साथ वो गुजर रहे हैं, ताकि उनको टाइमली देखभाल मिल सके। आपको उनके साथ ओपन माइंडेड रहना है, बिल्कुल ही जजमेंटल नहीं रहना है, नॉन जजमेंटल बन के रहना है। नॉन जजमेंटल का मतलब है कि आप उनकी कुछ भी बातों को सुन करके बस सीधा उनको जज ना कर दो कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारी गलती है, ठीक है। आपको नॉन जजमेंटल होकर के उनकी चीज़ों को सुनना है कि वो कहना क्या चाहते हैं। सपोर्ट आपने दिखाना है बच्चों को, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई भी समस्या बच्चे के सामने आए तो वो आपके सामने उसे एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। तो आपको पहले ऐसा इन्वायरमेंट बच्चे के साथ क्रिएट करना है ताकि बच्चा जो है सेल्फ फीलिंग ला सके, कि वो आपको अपनी फीलिंग्स कन्फ्रंट कर सके, आपको अपनी फीलिंग्स जो है कंफर्टेबली शेयर कर सके, ठीक है। तो आपको उन्हें किसी भी तरीके से फोर्स नहीं करना है कि बता नहीं तो मैं ये कर दूंगा, बता नहीं तो मैं वो कर दूंगा। आपको ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट करना है कि वो खुद से ही रेडी हो जाए आपके साथ डिस्कस करने के लिए। अटेंशन देना है आपने कि आपके टीनेजर्स बच्चे जो हैं कैसा व्यवहार दिखा रहे हैं। अगर वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, कि आपको बच्चे को देखना है कि क्या कोई साइन तो नहीं है, कुछ ऐसा बच्चे के साथ कोई समस्या तो नहीं है जो कि उसकी मेंटल इलनेस उसके अंदर लेकर के आ सकती है। चेंजेस इन देयर पर्सनैलिटी, बच्चे की अगर व्यक्तित्व में किसी भी तरह का चेंज आपको देखने को मिल रहा है, अब एक पॉजिटिव चेंज तो अलग बात है, बट अगर आपको कोई ऐसा नेगेटिव चेंज देखने को मिल रहा है जो कि एक वार्निंग साइन है, एक चेतावनी संकेत है, तो भी आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, सैडनेस और वार्निंग टू बी आइसोलेटेड, अगर बच्चा होपलेस है, बच्चे को लग नहीं रहा है कोई उम्मीद उसके पास है, बहुत ज़्यादा दुखी है और एक तरीके से ना साइन है आइसोलेशन का, तो ये भी एक साइन हो सकता है जिससे आप पता लगा सकते हो कि बच्चा जो है मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है, ठीक है।
फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज कॉज ऑफ मेंटल इलनेस इन टीनेजर्स। किशोरावस्था के अंदर एक ऐसा कारण है जो कि मानसिक विकार का कारण है, आपको ऑप्शन में चूज करना है। एल्कोहल एंड ड्रग यूज, ये तो बिल्कुल ही इसका कारण होता है कि एडोलेसेंस स्टेज से ही बच्चे जो है जनरली इस चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं, वो कूल समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। उनके अंदर मिसकंसेप्शन होता है कि अगर आप इस चीज़ को नहीं ड्रिंक करोगे तो वो फिर कहीं ना कहीं सोसाइटी में एडजस्ट नहीं करते हैं, तो इस चीज़ को वो कूल समझते हैं। मेडिकल कंडीशन भी यहाँ पे देखा जाता है, कई बार जो चिकित्सीय जो परिस्थितियाँ है जो बच्चे की, वो भी देखी जाती है। फैमिली का हिस्ट्री या फिर जेनेटिक्स, भाई कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो खानदान में चली आ रही हो, परिवार में चल कर ही आ रही हो, तो वो भी ज़रूरी होता है यहाँ पे देखना। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर है कि सारे ही मेंटल इलनेस के कॉजेज़ यहाँ पे हो सकते हैं। आप सारे ही कॉजेज़ को यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। कोई एक डेफिनेटिव कॉज नहीं है, मतलब कोई एक निर्धारित कारण नहीं है कि आप एक स्पेशली इस चीज़ को बता दो कि हाँ भाई यही है, बल्कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एक रिस्क पे डालते हैं टीन्स की लाइफ को, जिसमें जेनेटिक्स आ जाते हैं, फैमिली हिस्ट्री आ जाती है। मान लीजिए आपके परिवार में सभी को कोई ना कोई बीमारी है, तो वो आपके अंदर भी जेनेटिक्स के रूप में, जीन्स के रूप में आ जाए, तो वो एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग ट्रोमेटिक लाइफ एक्सपीरियंस, आपने अगर अपनी ज़िंदगी में कोई एक दर्दनाक अनुभव को एक्सपीरियंस किया है, जो आप अपनी ज़िंदगी में उसको लेकर के चले आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल अब्यूज़, अगर आपके पास कोई ऐसा हिस्ट्री है जिससे आपका शारीरिक या मानसिक रूप से या फिर सेक्सुअली अगर आपके साथ अब्यूज़ हुआ है, तो वो भी आपका मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। अब हो सकता है इसमें जैसे मैक्सिमम जो गर्ल्स होती है उनके साथ कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर यहाँ पे घटित हुआ होता है, जिससे वो मतलब फीलिंग्स ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कर पाती है, बट कहीं ना कहीं अपने साथ ताउम्र उस चीज़ को लेकर के चलती है, और ये एक सैड ट्रुथ है हमारी सोसाइटी का, मैं ये कहूँगी। तो एक ऐसी हिस्ट्री जो बच्चे के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, अगर किसी भी तरह का दिमागी चोट अगर बच्चे को लगी है, अगर प्रेगनेंसी के टाइम में मदर को एक्सपोजर हुआ है किसी भी टॉक्सिक केमिकल से, किसी भी खतरनाक केमिकल से, रसायन से या फिर वायरस से, तो ये अफेक्ट डालता है। आपकी कोई भी ऑनगोइंग मेडिकल कंडीशन चल रही है, जो भी चिकित्सा परिस्थिति चल रही है, उस वो अफेक्ट करता है। और अगर आप किसी भी तरह का ये जो अनवांटेड ड्रिंक अगर करते हो, जिसमें अल्कोहल एंड ड्रग्स वगैरह आ जाते हैं, ड्रग्स के बहुत सारे केसेस अभी एडोलेसेंट स्टेज में देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एज ए टीचर और एज ए पेरेंट्स आप सभी को पता होना चाहिए कि बच्चों के साथ ये समस्या एडोलेसेंट स्टेज में चल रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू गेट हेल्प फॉर मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स, एक ऐसे रिसोर्सेज आपने इसमें से छांटने हैं जो कि अवेलेबल होते हैं, जो कि बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि वो कैटर करने के लिए, ठीक है। जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन स्कूल, भाई स्कूल के अंदर मनोविज्ञान के डिपार्टमेंट होना, या फिर हॉस्पिटल या फिर मेडिकल सेंटर विद साइकोलॉजिकल सर्विस, जितने भी अस्पताल और चिकित्सकीय केंद्र होते हैं उसके अंदर मनोवैज्ञानिक सुविधाएं प्रोवाइड करना, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है, आप आगे जा कर के समझेंगे इस सारी चीज़ों को। सम रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल, बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है। अगर बच्चों को ऐसी कोई मेंटल हेल्थ की समस्या है तो उनसे डील करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज है जो आपने पढ़ लेने हैं, जिसके अंदर पहला है नेशनल एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, नेशनल अलायंस, आप ये सारी चीज़ें देख लेना। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन लाइफलाइन, ठीक है, लोकल काउंटीज डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेंटर्स विद साइकोलॉजिकल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन स्कूल, यानी कि स्कूल के अंदर ही आप मनोविज्ञान के, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, आपके बिहेवियर को चेक करना ना। तो यहाँ पे अगर बच्चे के साथ किसी भी ऐसी समस्या होगी, तो यहाँ पे अगर साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट है, तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो उनके बिहेवियर को स्टडी करके ये बता देंगे कि बच्चा जो है मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहा है कि नहीं, और अगर कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से डील किया जाता है। नेक्स्ट चीज़ है वार्निंग साइन, क्या होते हैं मेंटल इलनेस के टीनेजर्स के अंदर, किशोरावस्था के अंदर जो मानसिक बीमारियां, उसके क्या संकेत होते हैं, क्या चेतावनी के संकेत होते हैं। एक्सट्रीम मूड चेंजेस हैं, सेवर वरी और एंजाइटी है, मतलब कि चिंता एकदम से, सेवर का मतलब बहुत भारी, उसको एकदम से चिंता हो जाती है और बहुत ज़्यादा डर सा लगने लगता है, खुद को ख़त्म करने के ख्याल आने लगते हैं। तो ये सारे ही क्या है इस चीज़ के वार्निंग साइन है, ठीक है। तो वार्निंग साइन पढ़ेंगे सारे एक एक करके। अब यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट वार्निंग साइन है, हाउएवर कुछ कॉमन वंस देख लेते हैं जो कि टीन्स में देखने को मिलते हैं।
ट्रबल इन स्कूल, स्कूल के अंदर किसी भी तरह की कोई भी ट्रबल यानी कि परेशानी, संकट है। स्कूल का परफॉर्मेंस, एक्सेसिव एब्सेंस अगर बच्चा कर रहा है स्कूल के अंदर मतलब अनुपस्थित है। डिफ़िकल्टी पेइंग अटेंशन, अगर अटेंशन नहीं दे पा रहा है बच्चा तो वो मेंटल हेल्थ का इशू हो सकता है। एक्सट्रीम मूड चेंजेस हो सकते हैं। डाइट के अंदर अगर फ्लक्चुएशंस है मतलब बच्चा खाना अच्छे से नहीं ले रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा है, उसकी जो ईटिंग की हैबिट्स है, जो खाने की आदत है वो पुअर है, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है, जो नॉर्मल आदत होनी चाहिए वो नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा खा रहा है, तो ये उसको अफेक्ट करता है। हाइपर एक्टिव बिहेवियर है, जो ADHD मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि ध्यान बहुत कम लगाता है बच्चा लेकिन एक्टिव बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इधर उधर टिक के नहीं बैठ सकता बच्चा। बहुत ज़्यादा वरी उसको हो रही है, एनजाइटी हो रही है, जब हम ऊपर के पढ़ कर के आए हैं, ठीक है। अगर वो कहीं पर भी जाना नहीं चाह रहा है, लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाह रहा है तो वो इसका एक साइन हो सकता है। टाइम टाइम पे उसको गुस्सा आ रहा है, एंग्री अगर बच्चा हो रहा है, इजीली बहुत ज़्यादा इरिटेट अगर बच्चा हो जा रहा है तो ये इसका साइन है। चेंजेस इन स्लीप पैटर्न, उसके सोने का जो पैटर्न है, जो क्रम है, उसके अंदर बदलाव हो रहा है, बहुत कम सो रहा है या फिर एक्सट्रीमली टायर्ड अगर बच्चा है, ठीक है। ड्रग्स का, अल्कोहल का अगर यूज़ बच्चा कर रहा है, डिफ़िकल्टी हो रही है उसको रिलेट करने में चीज़ों को, फ्रीक्वेंट फिजिकल अलाइनमेंट सच एज स्टोमक, उसको पेट में दर्द या फिर सर में दर्द अगर कंटिन्यू होता जाता है कभी, मतलब डेली बेसिस पे अगर होता है। फ्रीक्वेंट नाइटमेयर्स उसको आ रहे हैं, मतलब कुछ भी उसको, नाइटमेयर का मतलब होता है मतलब डरावना टाइप, उसको कुछ भी रात में अगर सपने टाइप आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स अगर उसको आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस के जो है हानिकारक कारण हो सकते हैं, जो हमें पता होनी चाहिए। हाउ कैन पेरेंट्स हेल्प देयर टीनेजर्स विद मेंटल हेल्प। अब सारी जो समस्या है वो टीचर ही नहीं देख सकता है, बल्कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि अपने टीनेज बच्चों पे ध्यान देना इस अवस्था के अंदर। तो आप कैसे उसको हेल्प कर सकते हो, आप उनको एनकरेज कर सकते हो अपने बच्चों को कि आप उनके साथ ओपन हो, वो अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर सके, उनको आप सुने, ठीक है, जजमेंटल उनके साथ ना हो, उनको सपोर्ट करे जब भी ज़रूरत हो। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है कि एज ए पेरेंट्स आप जो है उनको एनकरेज कर सकते हो, उनकी फीलिंग्स को आप सुन सकते हो, उनको जजमेंटल आपने नहीं होना है कि उनको ही डांट दिया, उनको आप अच्छे से सुने कि वो कहना क्या चाह रहा है, उनको टाइमली आप सपोर्ट प्रोवाइड करें, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि बच्चा जो है आपको अपनी फीलिंग्स सेल्फ आकर के बता सके अगर उसको कोई भी समस्या है तो। हाउ कैन टीनेज मेंटल हेल्थ बी ट्रीटेड, जो किशोरावस्था के अंदर मानसिक हेल्थ है उसको कैसे, यहाँ पे जो मानसिक इलनेस जो बच्चे के अंदर उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियल थेरेपी, पीयर सपोर्ट या फिर सपोर्ट ग्रुप्स, तो ये तीनों ही यहाँ पे सही है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। सो एक एक करके इनको भी पढ़ेंगे अच्छे से कि इनका क्या मतलब है। कॉग्निटिव बिहेवियल थेरेपी का क्या मतलब होता है कि ये एक ऐसी व्यवहारिक थेरेपी होती है जिसपे क्या होता है, फॉर्म ऑफ टॉक थेरेपी होती है, मतलब एक बात करके हम चीज़ों को यहाँ पे जो फोकस करता है ऑन आइडेंटिफाइंग एंड चेंजिंग थॉट पैटर्न्स। यानी कि इस थेरेपी के अंदर क्या होता है कि आपका एक काउंसलर होता है जो बच्चे को क्या करता है, बात करके उसके व्यवहार को, उसके थॉट पैटर्न को, उसके दिमाग में चल क्या रहा है उसको जानने की कोशिश करता है, और उससे वो जो बच्चा है वो अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पाए, उसको एक पॉजिटिव बिहेवियर वहाँ पे बच्चे को इम्प्रूव कर पाए, उसमें हेल्प करता है। तो ये आपकी कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, ठीक है, कि बच्चे को व्यवहार को देख करके, उसके थॉट पैटर्न को देख करके यहाँ पे पहले पता लगाना कि बच्चा सोच क्या रहा है, उसके अंदर चल क्या रहा है, एंड देन बाद में उसके इमोशंस को यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रोल करना, ठीक है। सो हिंदी में भी है कि एक टॉक थेरेपी एक प्रकार का सामान्य प्रकार है, आमतौर पर इसे एक मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें जो मरीज की सोचने की क्षमता और तरीकों पर फोकस किया जा रहा है, मतलब जो बच्चा है वो कैसे सोचता है, उसकी एबिलिटी क्या है, किस हद तक बच्चा सोच रहा है और किन तरीकों पर बच्चा सोच रहा है और कैसे सोच रहा है, इस पर पहले तो फोकस किया जाता है। और ये एक ट्रीटमेंट यानी कि उपचार की अल्पकालिक विधि है, हालांकि इसमें कुछ सप्ताह से कुछ महीनों तक का समय लग सकता है। सीबीटी के पीछे मुख्य सिद्धांत यह है कि आपके विचार पैटर्न आपकी भावनाओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपके विचार कैसे है, वो आपके इमोशंस को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो अगर आपका इमोशंस को अफेक्ट कर रहे हैं तो आपके व्यवहार को भी वो अफेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक थेरेपी होती है जो कि देखती है आपका थॉट पैटर्न क्या है, ठीक है, उससे आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से देखी जाती है।
CBT इज कॉमनली यूज टू ट्रीट। अब CBT से, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से, आप किस किस कंडीशन को यहाँ पे ट्रीट कर सकते हो। अगर आप किसी भी चीज़ से एडिक्शन हो, अगर आपको किसी भी चीज़ की लत लग गई है, आदत है उस पर, किसी भी तरह की चिंता को, बाइपोलर डिसऑर्डर को, जो द्विध्रुवी जो विकार था, अवसाद को, खाने संबंधी विकार को, और आपका जो व्यक्तित्व संबंधी जो विकार है, उनको हम इससे ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि सही कर सकते हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद आते हैं सपोर्ट ग्रुप्स। सपोर्ट ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर बच्चा जो है अपने जैसे सेम विकार के लोगों से मिलता है। जो सपोर्ट ग्रुप्स ऐसा, जैसे मान लीजिए कैंसर का एक ग्रुप बन गया, इसके अंदर ना बहुत सारे कैंसर के पेशेंट हैं, तो जो जिस भी पर्सन को कैंसर होएगा वो इस ग्रुप से आकर के मिल सकता है, अपने विचार उसके साथ रखता है, अपनी फीलिंग्स इन लोगों के साथ शेयर कर सकता है, ये लोग कहीं ना कहीं उस बंदे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। तो एक तरीके से ना खुद की जो फीलिंग्स को शेयर करने का एक माध्यम है। तो इससे जो बच्चा होता है, इन सपोर्ट ग्रुप की हेल्प से बच्चे को यहाँ पे अपना शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंस को, उनकी चीज़ों को वो बच्चा जो है सुन सकता है। ठीक है, तो सपोर्ट ग्रुप्स के अंदर सेम विकार के लोग होते हैं जो कि कहीं ना कहीं बच्चे को चीज़ों को अच्छे से हैंडल करने में हेल्प करते हैं, बच्चों को ईजिली यहाँ पे कैटर कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है लर्न कर सकते हैं अदर्स से, उनके एक्सपीरियंस से, और सी ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और एक नया जो है दृष्टिकोण हम देखते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको सपोर्ट ग्रुप यहाँ पे समझ में आया होगा। केयर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? केयर कोऑर्डिनेशन मतलब देखभाल समन्वय में इंक्लूड फेडरेटली क्वालिफाइड हेल्थ सेंटर। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए किसी का कोई अगर बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट यहाँ पे बन गया है, और इतना एडिक्ट बन गया है कि अब घर पर के रह करके इसका इलाज नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेंटर बने हुए होते हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ों को देखा जाता है। तो वहाँ पे अगर बच्चे को हम एडमिट कर दे तो वो केयर कोऑर्डिनेशन होता है कि 24 घंटे बच्चे के अंदर नज़र रखी जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे को जो है घर से ज़्यादा अच्छे से हेल्प वहाँ पे मिल सकती है, और बच्चा इस चीज़ में आराम पा सकता है। तो ये केयर कोऑर्डिनेशन होती है। जैसे जब बीमार हो जाते हैं तो बीमार होने पर हम हॉस्पिटल ही तो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम घर पे सारा भी इलाज नहीं कर सकते। तो हॉस्पिटल क्या है? आपका केयर कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो ऐसी अगर समस्या बच्चे को है, कोई मतलब सेवर अगर समस्या बच्चे को है, तो हम उसको केयर कोऑर्डिनेशन में डाल सकते हैं। जैसे आप जुवेनाइल वगैरह देखते हो ना, कोई अपराध, बाल अपराध अगर बच्चे ने कर लिया तो उसको आप जेल में नहीं डाल सकते हो, ये एक रूल हमारे इंडिया में है, हमारे कानून में है। तो आप उनको जुवेनाइल सेंटर में भेज सकते हो, भाई आप बाल सुधार गृह में भेज सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें जो केयर कोऑर्डिनेशन जो बच्चे के व्यवहार को देखती है, और बच्चे का अगर कोई क्रिमिनल जस्टिस एजेंसीज होती है ना, कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी अगर बच्चे ने ऐसा कोई क्राइम अगर कर दिया है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। नेक्स्ट है, सो आपके साथ मैंने ये सारी चीज़ें आज डिस्कस की है, आपके साथ जो कंटेंट डिस्कस किया है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर कमेंट करना, मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। और अगर ऐसा ही कंटेंट आपको चाहिए है, क्वेश्चन के साथ ही अगर आपको कंटेंट चाहिए है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, सो ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ जो है आपके सामने लेकर के आती रहूँ। और अगर ऐसे नहीं करना है, किसी अलग तरीके से करना है, तो आप मुझे वो भी फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, आवाज़ को प्लीज़ माइंड नहीं करना, हो सकता है कल बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो भाई फटाफट से इसको लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया है तो शेयर कर दो सभी के साथ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आपको वैल्यूएबल चीज़ें प्रोवाइड हो रही है, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।